हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स का उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश के लिए जो है, इंग्लिश का आपने सिलेबस देखा होगा टीजीटी का, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं ग्रामर और लिटरेचर, दो पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। ठीक है, उसमें ग्रामर में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमें बाकायदा उन्होंने बताया जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके हम कुछ एग्जांपल्स आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसको हैं, होता क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं आप, तो सेंटेंस के अंदर दो एलिमेंट्स, दो चीज़ें एसेंशियली होती हैं। एक उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और दूसरा उस सेंटेंस की वर्ब होती है। सब्जेक्ट और वर्ब, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, या सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कोई जानकारी देते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट या तो होता है डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन मीन्स काम को करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला। या सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन वगैरह तो नहीं करता, लेकिन उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात आपने कही होती है उसे आप प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब, है ना। प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब। एक प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, है ना। तो वो जो फाइनाइट वर्ब होती है प्रेडिकेट की, वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होनी चाहिए। एग्रीमेंट में होने का मतलब क्या? एग्रीमेंट में होने का मतलब ये है कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब इसमें यूँ सुनने में बहुत ही सीधी सी बात लगती है और कोई इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण हमसे गलती हो जाती है, हम गलत सेंटेंस बना लेते हैं, है ना। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, द बॉक्सेस वॉज एम्प्टी। मैंने लिखा द बॉक्सेस वॉज एम्प्टी, है ना। तो ये सेंटेंस जो है, जिसको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश समझ में आता है वो इस सेंटेंस को देखते ही कहेगा कि भाई ये तो गलत है। बॉक्सेस प्लूरल सब्जेक्ट है और वॉज जो है वो सिंगुलर की वर्ब है, तो इसको तो करेक्ट करने की ज़रूरत है। बॉक्सेस वॉज एम्प्टी नहीं होना चाहिए था, द बॉक्सेस वर एम्प्टी। या तो फिर वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता, बॉक्सेस नहीं बॉक्स, तो हम कहते हैं कि भाई द बॉक्स वॉज एम्प्टी, द बॉक्स वॉज एम्प्टी, वो बॉक्स खाली था। लेकिन हमारे सेंटेंस में एक नहीं बहुत सारे बॉक्सेस की बात हो रही है, एक से ज़्यादा बॉक्सेस की बात हो रही है, एक से ज़्यादा बॉक्सेस थे जो खाली थे, तो द बॉक्सेस वर एम्प्टी, है ना। तो अब देखिए, इस सेंटेंस को जो मैंने पहले लिखा था द बॉक्सेस वॉज एम्प्टी, इसको दो तरह से करेक्ट किया जा सकता था। एक तो ऐसे जैसे मैंने किया, वॉज को हटाकर उसकी जगह मैंने वर यूज़ कर लिया। दूसरा हम ये भी तो कर सकते थे कि वर्ब को अपनी जगह पर रहने देते और सब्जेक्ट को सिंगुलर बना के हम बोलते द बॉक्स वॉज एम्प्टी, तब भी सेंटेंस ठीक हो जाता हमारा। लेकिन देखिए, कौन सा तरीका सही है दोनों में से? जो हमने किया वो सही है। हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ कराना होता है, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ नहीं। वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, है ना। मतलब ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि अगर किसी सेंटेंस में, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कई बार एरर का क्वेश्चन आता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर होता है, मिस्टेक होती है ना। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्रीमेंट में नहीं होते, सब्जेक्ट प्लूरल का है, वर्ब सिंगुलर की है। तो ऐसे में करेक्शन कहाँ करेंगे, एरर कहाँ बताएंगे, सब्जेक्ट में या वर्ब में? वर्ब में,
है ना, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होना है, ना कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ, है ना। तो इसको करेक्ट करने का जो हमारा तरीका है वो सही है, हमने वॉज की जगह वर यूज़ करके सेंटेंस को करेक्ट किया है, ये सही है। बॉक्सेस की जगह बॉक्स करके और सेंटेंस को करेक्ट नहीं करेंगे, वो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि कारण जो मैंने अभी बताया, वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होती है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि द वर्ब मस्ट अग्री, द वर्ब मस्ट अग्री with the subject in number and person, in number and person। ठीक है, वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, नंबर में और पर्सन में। नंबर, पर्सन। नंबर का मतलब सिंगुलर, प्लूरल। पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके साथ जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो नंबर और पर्सन दोनों देखे जाते हैं, नंबर भी और पर्सन भी। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, दोनों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, टीजीटी के सिलेबस में इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, और पीजीटी के सिलेबस में भी यूसेज है, तो ये क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं बिल्कुल। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, नो न्यूज़ ब्लैंक स्पेस गुड न्यूज़। ऑप्शंस दे रखे हैं आर, इज, हैव बीन या बी। नो न्यूज़, गुड न्यूज़। अब देखिए, वैसे तो न्यूज़ जो है, न्यूज़ वो एक सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ मतलब खबर, न्यूज़ मतलब समाचार, है ना, इट्स अ सिंगुलर नाउन, है ना। तो न्यूज़ को हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। वैसे भी अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो न्यूज़, तो न्यूज़ इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, है ना। अब इस सेंटेंस में आप देखें, सब्जेक्ट किसको कहोगे, इसमें सब्जेक्ट न्यूज़ है या नो न्यूज़ है। एक्चुअली इस सेंटेंस में जो बात कही गई है, इट्स अ सेइंग, कहावत है। ये कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ना वो है नो न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब कि आप किसी से पूछते हो ना, क्या बताओ क्या खबर है ना, कोई न्यूज़ आई क्या, तो सामने वाला कहता है नहीं कोई न्यूज़ नहीं आई, नो न्यूज़, है ना। तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई खबर नहीं है, इसका मतलब सब ठीक ही होगा। अगर कुछ ऐसा बुरा या गलत हुआ होता तो बुरी खबर तो जल्दी पहुंचती है, तो कोई न्यूज़ ही नहीं है, इसका मतलब मान लेते हैं कि सब एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ सही है। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, मतलब किसी न्यूज़ का ना होना अपने आप में गुड न्यूज़ है। किसी न्यूज़ का ना होना, आमतौर पर न्यूज़ जो बनती है वो मतलब बुरी चीज़ों की बनती है, अच्छी चीज़ों की तो कम बनती है। तो आप कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ख़बर नहीं है, इसका मतलब ये खुद एक अच्छी खबर है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास 22, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ब्लैंक स्पेस 22 इज, आर, हैव बीन। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि वर्ब कौन सी आएगी इनमें से। देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है द नंबर ऑफ। इस तरह के दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ मीन्स, द नंबर ऑफ मीन्स किसी चीज़ की संख्या। द नंबर ऑफ मीन्स
किसी चीज की संख्या, द नंबर ऑफ। तो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि क्लास में उपस्थित, क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट्स की संख्या 22 है। क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 22 है ना। तो होता क्या है, जब हम द नंबर ऑफ का यूज़ करते हैं तो द नंबर ऑफ के साथ आने वाला जो नाउन है वो तो प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल नाउन। नाउन तो प्लूरल का होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर वर्ब होती है। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो आप देखिए, इन चार ऑप्शंस में से जो सिंगुलर वाले ऑप्शन नहीं है, जो सिंगुलर वर्ब्स नहीं है, उनको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। आर प्लूरल वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, तो बचा क्या? ए, इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इज 22। क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की संख्या 22 है। इसको याद रखेंगे, द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ हिज फैमिली ब्लैंक स्पेस इन नागपुर। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली ब्लैंक स्पेस इन नागपुर। उसका परिवार नागपुर में रहता है। उसका परिवार नागपुर में रहता है, लेकिन देखो सेंटेंस क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ। अब देखो, इसकी जगह अगर ये सेंटेंस होता हिज फैमिली लिव्स इन नागपुर, तो इसका तो मतलब था कि उसकी फैमिली नागपुर में रहती है, उसका परिवार नागपुर में रहता है ना। फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। फैमिली कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ यूं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज की जा सकती हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बिना किसी खास कारण के कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली एग्जाम के क्वेश्चन में, एग्जाम के सवाल में कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करें तब जब प्लूरल वर्ब यूज करने की वजह सेंटेंस में नजर आए, है ना। तो फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप है, परिवार सदस्य सारे मिलकर एक घर में एक साथ रहते हैं तो उसको फैमिली बोलते हैं। तो उसकी फैमिली नागपुर में रहती है, हिज फैमिली लिव्स इन नागपुर। लेकिन जब हम कहते हैं मोस्ट ऑफ, तो मोस्ट ऑफ का मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके परिवार के ज़्यादातर लोग नागपुर में रहते हैं। कलेक्टिव नाउन, देखो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, उसको एक ग्रुप की तरह देखते हो, सभी लोग एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, तब तो वो सिंगुलर है। लेकिन अगर हम उस ग्रुप को डिवाइड कर दें, उसके टुकड़े कर दें, वो जो ग्रुप है उसको तोड़ दिया जाए, उसके टुकड़े हो जाएं, वो डिवाइड हो जाए, डिवीजन हो जाए उसके अंदर, तो वहाँ पे फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइड हो जाएगा तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया एक तरह से, आपने कहा मोस्ट ऑफ हिज फैमिली, ज़्यादातर लोग उसके परिवार के नागपुर में रहते हैं, इसका मतलब कुछ लोग परिवार के नागपुर में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, यही मतलब हुआ इसका। परिवार के ज़्यादातर लोग नागपुर में रहते हैं, मतलब कुछ लोग नागपुर को छोड़ के कहीं और रहते हैं, है ना। तो इस तरह से जब बात कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की हो रही हो, ग्रुप के मेंबर्स की हो रही हो, और हम उस ग्रुप को डिवाइड करके देखना चाहते हो, तो उसके साथ फिर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, इसका आंसर होगा लिव। लिव सिंगुलर वर्ब है, ये सब सिंगुलर वाले ऑप्शंस हैं, प्लूरल वाला एक ही ऑप्शन है बी। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली लिव इन नागपुर। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली लिव इन नागपुर, मतलब इसका मोस्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली लिव इन नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है 3 years लॉन्ग टाइम टू वेट। चलिए आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 years लॉन्ग टाइम टू वेट। सेंटेंस कह रहा है कि इंतजार करने के लिए 3 साल एक लंबा अरसा होता है।
इंतज़ार के लिए 3 साल लंबा पीरियड होता है, 3 years। अब देखो years यूँ देखें तो एक प्लूरल का नाउन है, years इज़ अ प्लूरल नाउन, लेकिन हम 3 years को एक समय अवधि की तरह देख रहे हैं, एक ड्यूरेशन की तरह देख रहे हैं कि इंतज़ार करने के लिए 3 साल एक लंबा समय होता है ना, लंबा अरसा होता है। तो 3 साल हमारे लिए इस सेंटेंस में एक अरसा है, एक पीरियड है, एक समय अवधि है। तो जब उसको एक समय अवधि मान करके आप उसके बारे में बात करेंगे तो वर्ब उसके साथ आप सिंगुलर वाली यूज़ करेंगे, इज़। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। ए, 3 years is a long time to wait, 3 years is a long time to wait। जी हाँ, राजीव, नीतिका, चेतन, आपके आंसर सही हैं। ए, 3 years is a long time to wait। चलिए, the majority of voters young, the majority of voters young। वोटर्स की मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो कम उम्र के हैं, यंग हैं। इज़ यंग, बी यंग, आर यंग, हैज़ बीन यंग। द मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ का मतलब कि ज़्यादातर, है ना। तो द मेजॉरिटी ऑफ के बाद में आप देखिए नाउन प्लूरल का है, वर्ब भी यहाँ प्लूरल की आएगी। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर यंग, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर यंग। Option C will be the right answer. The majority of voters, yes, Rohit's answer is right, are young. Majubin's answer is right. 6th question लेते हैं, इसको पढ़िए और बताइए इसमें क्या आएगा। The statistics blank space that in general women live longer than men shows, has shown, show, has show। जल्दी से मुझे 6th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप कि इसमें इनमें से कौन सी वाली वर्ब आएगी। स्टैटिस्टिक्स, सिक्स का आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। शो, यस। देखिए स्टैटिस्टिक्स, देखो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है एक तो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स विषय की बात अगर हम करेंगे तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, इसको अगर हम सब्जेक्ट के लिए नहीं, इसको किसी दूसरे सेंस में यूज़ करते हैं तो फिर इसके साथ वर्ब प्लूरल की होती है। तो स्टैटिस्टिक्स का एक मतलब होता है आंकड़े, फिगर्स, है ना। वैसे भी देखिए सब्जेक्ट के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। अब यहाँ पे आर्टिकल लगा रखा है द स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब है फिगर्स, आंकड़े। आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पर महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज़्यादा जीती हैं, महिलाओं की आयु आमतौर पर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। ऐसा कौन बताता है? ऐसा आंकड़े बताते हैं। तो अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़ों से होगा तो उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल की वर्ब यूज़ होगी। अब आप देख लीजिए इनमें से प्लूरल वाला एक ही ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, डी। हैज़ शोन में सिंगुलर वर्ब है, शोज भी सिंगुलर है, तो शो। द स्टैटिस्टिक्स शो दैट इन जनरल women live longer than men, है ना। अब अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता तो हम इस तरह से कहते कि स्टैटिस्टिक्स is an interesting subject. Statistics is an interesting subject. Statistics जो है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और फिगर्स के सेंस में यूज़ करोगे तो फिर प्लूरल वर्ब। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे हम कि जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब अगर सब्जेक्ट से है तो वर्ब
इसके साथ सिंगुलर की यूज होगी, ठीक है। अगर इसका मतलब फिगर्स, आंकड़ों से है, तो इसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो प्लूरल की वर्ब होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, a variety of dishes served to them, a variety of dishes served to them, was, were, has been या have। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि उन लोगों को खाने पे बुलाया गया था, ठीक है, और उन्हें बहुत सारी डिशेस परोसी गई, बहुत सारी डिशेस उन्होंने खाने के लिए बनाई थी और वो सारी डिशेस उनको सर्व की गई, तरह तरह की। वैरायटी ऑफ मीन्स विभिन्न प्रकार की, तरह तरह की, है ना। अ वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, तो अ वैरायटी ऑफ डिशेस के केस में वर्ब हमारी सिंगुलर की होनी चाहिए या प्लूरल की होनी चाहिए? देखिए, अ वैरायटी ऑफ का जब भी यूज करेंगे, अ वैरायटी ऑफ समथिंग, अ वैरायटी ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल का होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल का होगा, और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल की ही होगी। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। अब आप देख लीजिए, नाउन तो प्लूरल का है, डिशेज, तो वर्ब भी हमें इनमें से प्लूरल की लेनी होगी। इन चारों ऑप्शंस में से प्लूरल वाला जो ऑप्शन है वो है बी, व। अ वैरायटी ऑफ डिशेज वर सर्व टू देम, अ वैरायटी ऑफ डिशेज वर सर्व टू देम, बहुत सारी डिशेज उन्हें सर्व की गई थी। अ वैरायटी ऑफ के साथ नाउन प्लूरल का और वर्ब भी प्लूरल की। ठीक है, अब अ वैरायटी की जगह अगर सपोज होता द वैरायटी ऑफ, ये सेंटेंस होता सपोज, द वैरायटी ऑफ डिशेज prepared by them blank space different। तो यहां पे हम was यूज करते या were यूज करते, ये बताइए। the variety of dishes prepared by them was different या were different? उनके द्वारा बनाई गई डिशेस की वैरायटी अलग थी, डिफरेंट थी। मतलब उन लोगों ने जो डिशेस बनाई थी, है ना, वो दूसरों की तुलना में उनकी वैरायटी डिफरेंट थी। तो द वैरायटी ऑफ के केस में जो वर्ब है वो सिंगुलर की होती है, was different। द वैरायटी ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड बाय देम was different। तो याद रखेंगे इसको, अ वैरायटी और द वैरायटी। अ वैरायटी ऑफ के केस में जो है हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, और द वैरायटी ऑफ से अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो द वैरायटी ऑफ से, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। सी, सिंगुलर वर्ब was। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लैंक स्पेस ऑन लीव टुडे, हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लैंक स्पेस ऑन लीव टुडे। एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, हाफ मतलब आधे, है ना। हाफ क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन माने भाग। जितने एम्प्लॉइज हमारे ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उनका आधा हिस्सा, उनमें से आधे, ठीक है, आज छुट्टी पर हैं। तो इज, आर, विल या हैज गॉन? देखिए, किसी भी चीज का जब आप फ्रैक्शन या परसेंटेज बताते हो, फ्रैक्शन माने भाग,
परसेंटेज माने प्रतिशत, 20%, 30%, 40%, 1/3, 2/3, हाफ, है ना, परसेंटेज या फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन या परसेंटेज बताते वक्त आप वर्ब जो यूज़ करते हो वो क्या सोच के करते हो, उसके लिए आप क्या देखते हो? देखिए, उसके लिए जनरल रूल इज़ कि हमें ये देखना है कि वो फ्रैक्शन या परसेंटेज कौन से नाउन का बताया जा रहा है, प्लूरल नाउन का या सिंगुलर नाउन का। आप जिस चीज़ का प्रतिशत बता रहे हैं या जिस चीज़ का भाग आप बता रहे हैं, वो जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर। अगर वो प्लूरल नाउन है, इफ़ इट इज़ अ प्लूरल नाउन यू विल यूज़ अ प्लूरल वर्ब, एंड इफ इट इज़ अ सिंगुलर नाउन यू विल यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नाउन है हमारा एम्प्लॉयज़, वो एक प्लूरल नाउन है। हम कहना चाह रहे हैं कि आधे एम्प्लॉयज़, आधे कर्मचारी आज छुट्टी पर हैं। आधे एम्प्लॉयज़, जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनमें से आधे आज छुट्टी पर हैं। तो हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ऑन लीव टुडे, आर ऑन लीव टुडे, ऑप्शन बी। हाफ किसका? एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब जो है प्लूरल की होगी। अब अगर इसकी जगह सेंटेंस कुछ और होता, सपोज ये सेंटेंस होता, half of the amount paid in advance, तो यहाँ क्या करते? half of the amount paid in advance, कि जितना अमाउंट पे करना था उसमें से आधा एडवांस में दिया गया। यहाँ पे हाफ किसका? यहाँ पे हाफ अमाउंट का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एम्प्लॉयज़ का हाफ, एम्प्लॉयज़ एक प्लूरल नाउन था इसलिए हमने वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करी। यहाँ पे हाफ किसका? अमाउंट का। अमाउंट कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो अगर आप किसी सिंगुलर नाउन का फ्रैक्शन बताते हैं, वर्ब आपकी सिंगुलर की होती है, तो आप कहेंगे हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इन एडवांस, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इन एडवांस। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे? हाफ क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन माने भाग। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन बताते हैं तो फ्रैक्शन के साथ हम देखते हैं नाउन कैसा है। अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर वर्ब जो है हमारी वो भी सिंगुलर की होगी। अगर प्लूरल नाउन है, फ्रैक्शन के बाद में जो नाउन है, इफ इट इज़ अ प्लूरल नाउन, तो जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो वर्ब भी फिर प्लूरल की ही होगी। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ये आपके लिए एक रूल हो गया। ठीक है, अब हाफ की जगह कोई और हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। आप कह सकते हैं ऐसे 1/3, 2/3, 2/3 of the voters women, 1/3 of the money already been spent. तो 1/3 ऑल्सो इज अ फ्रैक्शन, 2/3 भी फ्रैक्शन है। अब आप कह रहे हैं कि जितने लोग वोट देने वाले हैं, ठीक है, उनमें से 2/3 वोटर्स महिलाएं हैं। 2/3 ऑफ द वोटर्स वुमेन। अब आप देखें 2/3 के बाद में जो नाउन है वोटर्स, वो प्लूरल का नाउन है। तो अगर किसी प्लूरल नाउन का फ्रैक्शन बताने जाएंगे तो वर्ब हम प्लूरल की यूज़ करेंगे, और प्लूरल वर्ब आर। 2/3 ऑफ द वोटर्स आर वुमेन, 2/3 ऑफ द वोटर्स आर वुमेन। ठीक है, 1/3 ऑफ द मनी
हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट। जितना पैसा था उसका 1/3 तो हम पहले से खर्च कर चुके हैं। हाँ, जितना पैसा था उसका 1/3 खर्च हो चुका है पहले से ही। 1/3 ऑफ द मनी हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट। यहाँ पे 1/3 किसका? मनी का। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन का फ्रैक्शन बताएंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल नाउन का फ्रैक्शन बताएंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। शशि कुमार, कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है हिज अंकल एंड गार्डियन ब्लैंक स्पेस हिज स्कूल फी। हिज अंकल एंड गार्डियन ब्लैंक स्पेस हिज स्कूल फी। उसकी स्कूल की फी कौन पे करता है? उसके अंकल और गार्डियन। नाउ अंकल एंड गार्डियन आर टू डिफरेंट नाउन्स। ये दो अलग अलग नाउन्स हैं, ये दो अलग अलग नाउन्स हैं। अब हमें यह तय करना है यहाँ पे कि उसकी स्कूल की फ़ी कितने लोग मिलके पे करते हैं। एक जना करता है कि दो लोग करते हैं? उसकी स्कूल की फ़ी दो लोग करते हैं या एक ही व्यक्ति करता है? नाउन्स तो दो हैं, अंकल और गार्डियन। लेकिन देखिए क्या होता है कि कई बार हम सेंटेंस में दो नाउन्स का यूज़ एक ही पर्सन के लिए करते हैं। वी यूज़ टू नाउन्स टू टॉक अबाउट द सेम पर्सन। मतलब दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड होते हैं। किससे? एंड से। जैसे यहाँ पे अंकल और गार्डियन, ये दो नाउन्स आपने एंड से कनेक्ट कर रखे हैं। एंड एक कंजंक्शन है। अगर दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं और वो दोनों एक ही इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर की होगी। दो नाउन अगर एंड से कनेक्टेड हैं और बात दो अलग अलग लोगों की हो रही है तो वहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल की होगी। अब पता कैसे लगाया जाए कि बात हम दो लोगों की कर रहे हैं या हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना? इसका पता लगाया जा सकता है डिटर्मिनर से। हिज क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ये सब देख के अगर आप दो अलग अलग लोगों की बात करते हो, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट थिंग्स, तो आप डिटर्मिनर जो है दोनों के लिए अलग अलग यूज़ करोगे। और अगर आप एक ही इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए दो नाउन्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ आपका डिटर्मिनर जो है वो सिर्फ एक ही बार आएगा। जैसे हिज का यूज़ आपने एक ही बार कर रखा है तो इसका मतलब वही व्यक्ति उसका अंकल भी है और गार्डियन भी है। दो अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही है जो उसकी स्कूल की फ़ी भरता है, उसका अंकल, उसका गार्डियन। अगर अंकल और गार्डियन दो अलग अलग लोग होते ना तो गार्डियन के साथ भी हिज आया होता, हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, हिज अंकल एंड हिज गार्डियन। तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते। यहाँ पे हमारी वर्ब जो है सिंगुलर की होगी, ऑप्शन ए। हिज अंकल एंड गार्डियन pays his school fee. His uncle and his guardian pay his school fee. अगर his को गार्डियन के साथ भी यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि दो लोग हैं, उसके अंकल और उसके गार्डियन, दे आर टू डिफरेंट पीपल, दोनों लोग मिलकर के उसकी फ़ी पे करते हैं। उसके अंकल, उसके गार्डियन, दोनों लोग मिलके उसके स्कूल की फ़ी पे करते हैं। उसके लिए आपको गार्डियन के साथ भी हिज यूज़ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ईच ब्लैंक स्पेस their own vehicle. They each blank space their own vehicle. उन सब के पास अपनी अपनी गाड़ी है, उन सब के पास अपना अपना व्हीकल है। They each. Each का मतलब प्रत्येक। Each means प्रत्येक। कई बार आप सेंटेंस में जो है वो each को यूज़ करते हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो ईच से स्टार्ट होता है, ईच से स्टार्ट होता है इस तरह से, ईच ऑफ देम हैज़ अ व्हीकल।
ये सेंटेंस है। ईच ऑफ देम हैज़ अ व्हीकल, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक गाड़ी है, एक व्हीकल है। ठीक है, तो जनरली नॉर्मली आप देखोगे ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर ईच वाले जो एग्जाम्पल हैं वो इस टाइप के होंगे, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो ईच से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो ईच से स्टार्ट होने वाला सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, है ना। लेकिन कभी कभी ईच का यूज़ हम किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं। कभी कभी ईच कहाँ आता है, किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद, जैसे कि ये दे ईच, यहाँ पे ईच आपके सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे ईच आपने दे के बाद यूज़ किया है जो कि एक प्लूरल का प्रोनाउन है। तो ऐसे में फिर आपको वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होती है। तो दे ईच हैव अ व्हीकल, हैज़ नहीं हैव, दे ईच हैव देयर ओन व्हीकल, उन सब के पास अपनी अपनी गाड़ी है। दे ईच हैव देयर ओन व्हीकल, तो बी इज द राइट आंसर, हैव। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ईच अगर आपके सब्जेक्ट को स्टार्ट करता है तो ईच से स्टार्ट होने वाला सब्जेक्ट तो खैर सिंगुलर होता है, लेकिन ईच अगर किसी प्लूरल नाउन के या प्रोनाउन के बाद में आता है, प्लूरल के बाद, प्लूरल वाले नाउन के बाद, तो फिर वर्ब वहां प्लूरल की होती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज पॉलिटिक्स ब्लैंक स्पेस एक्सट्रीमली लिबरल, हिज पॉलिटिक्स extremely liberal, politics means राजनीति, politics means राजनीति। अब ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी स्पेलिंग एस से एंड होती है, और जनरली हम ये देखते हैं इंग्लिश में ज़्यादातर नाउन्स जो है ना जिनको हम प्लूरलाइज करते हैं, तो प्लूरलाइज करने के लिए हम स्पेलिंग के पीछे एस या ई एस लगा देते हैं। ज़्यादातर नाउन्स का प्लूरल जो है वो ऐसे बनता है, बुक का बुक्स, हाउस का हाउसेस, स्कूल का स्कूल्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, है ना, इस तरह से। लेकिन सारे नाउन्स जो एस से एंड होते हैं वो प्लूरल नहीं होते, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, है ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम, विषयों के नाम, है ना। तो पॉलिटिक्स भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है राजनीति, है ना। तो स्पेलिंग इसकी एस से एंड होती है, दिखता प्लूरल है पर होता सिंगुलर है। पॉलिटिक्स का मतलब अगर राजनीति से है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर की आएगी। लेकिन आप ज़रा इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, क्या इस सेंटेंस में पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से है? नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स वर्ड जो है किसी और चीज़ की बात कर रहा है। यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज़ यानी राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार। तो अगर ये बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट है, सांख्यिकी है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़े है, फिगर्स, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। सेम पॉलिटिक्स जो है वो अगर राजनीति है तो सिंगुलर वर्ब, पॉलिटिक्स का मतलब अगर पॉलिटिकल व्यूज़ है तो प्लूरल वर्ब। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि उसके जो राजनीतिक विचार हैं वो लिबरल हैं, उदारवादी, है ना। तो यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल की होगी। हिज पॉलिटिक्स आर एक्सट्रीमली लिबरल, हिज पॉलिटिक्स आर एक्सट्रीमली लिबरल, है ना। तो पॉलिटिक्स का मतलब अगर पॉलिटिकल व्यूज है, पॉलिटिकल व्यूज, राजनीतिक विचार, विचारधारा, तो फिर आप इसके साथ यूज करेंगे कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। है ना। लेकिन पॉलिटिक्स वर्ड को इस तरह से यूज करके भी देख सकते हैं, पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। राजनीति हर किसी की रुचि का विषय नहीं होता, हर किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता। कप ऑफ टी, किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हो या नहीं लेते हो तो बोलते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो पॉलिटिक्स हर किसी के
बस की बात नहीं, हर किसी के रुचि का विषय नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, इसलिए वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीजल्स ब्लैंक स्पेस अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स ब्लैंक स्पेस अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स नाम की बीमारी बहुत इन्फेक्शियस होती है। अब मीजल्स भी उसी कैटेगरी का एक नाउन है। मीजल्स जो है वो स्पेलिंग उसकी एस से एंड हो रही है ना, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, डिजीज़ का नाम है इसलिए। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज़ में सिंगुलर होता है, उनके साथ वर्ब जो यूज़ करते हैं वो सिंगुलर की वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। हम कहेंगे मीजल्स इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़। मीजल्स इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़। लिटरेचर के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, आप चिंता ना करें। आज पहली क्लास है, आज हमने ग्रामर का एक टॉपिक लेके वहाँ से स्टार्ट किया है। आगे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हमारी, उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस भी हम जो है बात करेंगे उनके ऊपर, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट 13th। The analysis been performed using modern analytical techniques. The analyses has been performed, have been performed, is performed, are performed. पहले तो ये इज और आर को एक बार हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इज और आर के साथ इस तरह से बीन का यूज़ नहीं करते। पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस है तो हैज़ बीन हैव बीन हो सकता है ना। इज आर के साथ हम बीन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल सूट नहीं करते सेंटेंस को। तो हैज़ और हैव में से क्या आएगा ये तय करना है। तो उसके लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। एनालिसिस विश्लेषण, एनालिसिस ANALYSIS, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। एनालिसिस की स्पेलिंग कौन सी वाली सही है, क्वेश्चन में लिखी वो या मैंने यहाँ लिखी वो? देखिए ये एनालिसिस जो है ये सही है अपनी जगह पे, पर ये सिंगुलर फॉर्म है। SIS वाली जो स्पेलिंग है वो एनालिसिस का सिंगुलर फॉर्म है, विश्लेषण, एक विश्लेषण, है ना। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको प्लूरलाइज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एनालिसिस इज वन सच नाउन। एनालिसिस एक ऐसा नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म बनता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। एनालिसिस को प्लूरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आई की जगह स्पेलिंग में एस लगा देते हैं और ये वर्ड हो जाता है एनालिसिस। एनालिसिस, 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 एक विश्लेषण, अनेक विश्लेषण। तब आप देख लीजिए सेंटेंस में, क्वेश्चन में वो प्लूरल वाला फॉर्म दे रखा है, एनालिसिस। तो क्योंकि प्लूरल वाला फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल की ही होगी। अब अगर किसी का एनालिसिस होता तो फिर हैज आता, तो यहाँ पे हैव आएगा, ऑप्शन बी। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कटिंग अनियंस ब्लैंक स्पेस टीयरिंग। कटिंग अनियंस ब्लैंक स्पेस टीयरिंग। प्याज काटने से आंखों में आंसू आते हैं। अगर आप प्याज काटते हो, अनियंस कट करते हो, तो टीयरिंग होती है। टीयरिंग होती है मतलब आंखों से पानी निकलता है, आंसू आते हैं। कटिंग अनियंस causes tearing, caused tearing, was causing tearing या have been causing tearing। ये तो एक फैक्ट है। ये तो क्या है, एक नेचुरल फैक्ट है। तो फैक्ट जो होता है, नेचुरल फैक्ट या कोई मैथमेटिकल फैक्ट या कोई साइंटिफिक फैक्ट,
है ना। तो फैक्ट्स को कहने का टेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरह के जो तथ्य हैं, इस तरह के जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, उन्हें कौन से टेंस में कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब आप देखें तो सिंपल प्रेजेंट वाले दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉजेज और कॉज। अब इनमें से क्या आएगा? अनियंस इज अ प्लूरल नाउन। अनियंस जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन है। लेकिन क्या होता है देखो, सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे वो है कटिंग अनियंस। अनियंस इज नॉट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कटिंग अनियंस, है ना। अब कटिंग वर्ड जो है यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है। क्या है? जेरेंड। ये जो है ना जेरेंड, क्या होता है? जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर हम नाउन की तरह यूज करें, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को अगर आप नाउन की तरह यूज करें तो उसे आप कहेंगे जेरेंड। क्या कहेंगे? GERUND, जेरेंड। जेरेंड इज अ वर्बल नाउन। जेरेंड जो है वर्बल नाउन होता है ना। तो कभी कभी आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो जेरेंड होता है। जेरेंड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जेरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट बना रखा है, तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन हो सकता है। देखिए, जेरेंड कई बार अकेला होता है, कई बार जेरेंड के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए, कटिंग यहाँ पे जेरेंड है, तो अनियंस जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? जेरेंड का ऑब्जेक्ट। तो जेरेंड प्लस जेरेंड का ऑब्जेक्ट, इस चीज को जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंड फ्रेज। तो हमें इसके ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। जेरेंड का ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं। हमें तो बस ये देखना है कि जेरेंड सिंगुलर होता है, चाहे उसके साथ ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जेरेंड विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। जेरेंड विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉजेज, ऑप्शन ए। कटिंग अनियंस कॉजेज टीयरिंग। प्याज काटने से टीयरिंग होती है। चलिए नेक्स्ट है, he does not pay attention in the class nor blank space he listen to the teacher। सेंटेंस कह रहा है कि वो क्लास में ध्यान नहीं देता, ना ही टीचर की बात सुनता है। तो इसमें कौन सी वर्ब आप इनमें से यूज करोगे? Does, do, is, did। नॉर, ना ही। देखो, कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस या क्लॉज इन्वर्टेड होता है। हाँ जी, आंसर बता रहे हैं आप। डज, रोहित, विजय, डज डज डज। डिड कहाँ से आ गया? डिड नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ पहले वाला जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। ही डज नॉट पे अटेंशन, वो ध्यान नहीं देता है। तो जब एक क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो फिर इसका मतलब बात प्रेजेंट की हो रही है, तो हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। इसको प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस रहने देंगे, क्लॉज को प्रेजेंट टेंस का रहने देंगे। कुछ क्लॉज और कुछ सेंटेंस जो है इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब कि हम उसमें इन्वर्ट करना, उल्टा करना, शब्दों का क्रम उल्टा कर देना। स्पेशली जब आप NOR नॉर यूज करते हो ना, नॉर, तो नॉर के साथ जो क्लॉज होता है, नॉर वाला जो क्लॉज होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मीन्स उसमें शब्द अपने सही क्रम में नहीं होते, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। अमूमन हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब बाद में लिखते हैं, लेकिन नॉर से जब आप किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हो या नॉर का यूज़ जब आप करते हो कनेक्ट करने के लिए, तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे डज, ए। He does not pay attention in the class nor does he listen to the teacher।
वो क्लास में ध्यान नहीं देता, ना ही टीचर की बात को सुनता है। ठीक है, इसलिए डज, नॉट डज ही लिसन टू द टीचर। एक और इस तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट, ना ही मुश्किल है। किसी काम के बारे में कहा जा रहा है कि ये काम करना इम्पॉसिबल नहीं है, ना ही मुश्किल है। है ना, तो नॉर इट इज नहीं, नॉर इज इट। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, नॉर इज इट डिफिकल्ट। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ना ही मुश्किल है। तो क्लॉज इन्वर्टेड है, क्लॉज इन्वर्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब तो सब्जेक्ट के साथ ही जाएगी। इन्वर्टेड क्लॉज के अंदर भी जो सब्जेक्ट है आप उसको देखें और उसके अनुसार वर्ब यूज करें, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मैन एंड ईच वुमन, ईच मैन एंड ईच वुमन ब्लैंक स्पेस ऑफ वोट। प्रत्येक महिला एवं पुरुष के पास एक वोट है। हर आदमी और औरत के पास एक वोट है। वोट देने का अधिकार सबको है, मैन हो या वुमन, सबके पास वोट है। है ना। अब देखो यहां दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं, दो चीजें एंड से कनेक्टेड हैं, है ना। तो वैसे तो जब दो चीजें एंड से कनेक्टेड होती हैं तो जनरली हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। पर यहाँ पे ईच का केस थोड़ा सा अलग है। अगर आपका सब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी क्वेश्चन में कहा था, सब्जेक्ट अगर हमारा ईच से स्टार्ट होता है, प्रत्येक, ईच, है ना, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते। ईच मैन एंड ईच वुमन हैज अ वोट, हैज अ वोट, ऑप्शन बी, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज अ वोट। भले ही दो चीजें यहाँ एंड से कनेक्टेड हैं, पर क्योंकि ईच से सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है इसलिए वर्ब जो आप यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगी, हैज अ वोट। नेक्स्ट, द हैमर एंड सिकल, द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म। द हैमर एंड सिकल, ब्लैंक स्पेस, द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का चिन्ह है, कम्युनिस्ट पार्टीज होती है ना, कम्युनिज्म, उसका चिन्ह है हैमर और सिकल। हैमर माने हथौड़ा, सिकल जो होता है दरांती जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों इस तरह से टूल्स इस तरह से रखे हुए एक सिंबल बनाया है उन्होंने, ठीक है, ये कम्युनिज्म का सिंबल है। तो वर्ब यहाँ पे इज, आर, हैव बीन या हैड, ऑब्वियसली इज आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे वो दो नाउन्स जो हैं वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दो चीजों को मिलाकर के किसी एक चीज का चिन्ह, प्रतीक, सिंबल बनाया गया है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, ब्लैंक स्पेस, दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, ब्लैंक स्पेस, दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। लॉन्ग एंड शॉर्ट इडियम है, मुहावरा है। हिंदी में कहें तो ऐसे कहेंगे, 100 बात की एक बात ये कि मैं वहां जाना नहीं चाहता। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ समथिंग का मतलब 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात ये है कि मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, ब्लैंक स्पेस, दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। फिर अक्सर ऐसे है ना, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे फ्रेजेस कंफ्यूज करते हैं। दो चीज़ें एंड से कनेक्टेड हैं, है ना, तो अगर बात दो डिफरेंट चीज़ों की हो रही है तब तो प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। लेकिन अगर वो एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, अगर वो एक मुहावरा है और उसका एक डिफरेंट मीनिंग है, अलग ही मतलब है, तो वहाँ वर्ब हम सिंगुलर की यूज़ करेंगे।
तो जैसे मैंने अभी बताया लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है 100 बात की एक बात, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर की होगी, इज ऑप्शन बी। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the crises blank space exposed the weakness of the system, the crises blank space exposed the weakness of the system। crisis मतलब संकट, CRISIS, crisis means किसी तरह का कोई संकट। कि जो संकट आया उसने सिस्टम की कमियों को उजागर करके रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया, है ना। अब देखो ये एनालिसिस टाइप का एग्जांपल है। देखो क्राइसिस वर्ड ये होता है CRISIS, क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस सिंगुलर है, क्राइसिस इसका प्लूरल है। ठीक वैसे जैसे एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस होता है, एनालिसिस एनालिसिस, क्राइसिस क्राइसिस। तो क्राइसिस इज अ प्लूरल नाउन, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल की होगी, सिंगुलर की नहीं होगी। अब आप देख लीजिए इनमें से चारों में से प्लूरल वाला एक ही ऑप्शन है, सी। द क्राइसिस हैव एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब अनेक संकट उत्पन्न हुए हैं, एक नहीं, और उन क्राइसिस ने सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं उन्हें एक्सपोज कर दिया है। तो सी इज द राइट आंसर, हैव। क्राइसिस जो है प्लूरल होता है क्राइसिस का, किसका? क्राइसिस का। ये सिंगुलर, ये इसका प्लूरल। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। I blank space the 9th letter of the English alphabet. I blank space the 9th letter of the English alphabet. I is a personal pronoun. I एक personal pronoun भी होता है। मैं, I am, I was, I will be। पर अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? 20th में क्या आएगा? 20th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इनमें से? यस राजेश, इज। हाँ, यहाँ आई वो है लेटर, अंग्रेजी की वर्णमाला का एक अक्षर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का एक अक्षर है। आई इज द 9th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे इज आएगा क्योंकि यहाँ आई मैं वाला आई नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन आई नहीं है। ये आई वो लेटर है जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 9वें नंबर पे आता है। आई इज द 9th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस कुछ इस तरह के इस डिफ़िकल्टी लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे जल्द ही। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।